हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम गायर के ऊपर, ठीक है। और गायर को समुद्री राक्षस क्यों कहते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गायस होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है। और ये महासागरों में जो कूड़ादान है उसमें इसकी क्या भूमिका है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सेशन को क्विट मत कीजिए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जोग्राफी से रिलेटेड, तो इसे इंजॉय कीजिए। सबसे पहले गायर देखिए होता क्या है। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए हवाओं का प्रभाव हो, ठीक है, या फिर क्या हो, एक होता है आपने सुना होगा कोरियोलिसिस बल या फिर कोरियोलिसिस प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे हवाओं, जल का दाब और फिर जो कोरियोलिसिस फोर्स के प्रभाव में क्या होता है कि कुछ जल ना ऐसे सर्कुलेटरी मोशन में घूमने लगते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है और ये गायर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मतलब आप देखेंगे ओशियंस में, ठीक है, जो महासागर हैं वहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोकेशन में ऐसी मतलब चीज़ें हैं कि वहाँ पे जो वाटर है ना ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उनको हम गायर बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही लिखा हुआ मिलेगा कि समुद्र विज्ञान में अगर देखें तो गायर जो है किसी सागरी, महासागरीय या क्षेत्र में घूर्णन करने वाले, यानी कि एक क्षेत्र में घूमने वाले जल प्रवाह को कहते हैं। वही बात मैंने भी समझाया, ठीक है। अब इंग्लिश भाषी यहाँ पे समझ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि इन ओशियानोग्राफी अ गायर इज अ वाटर फ्लो दैट रोटेट्स इन अ oceanic region, that is rotating in an area. These are often accompanied by heavy air currents। तो यही बात हमने हिंदी में समझाई, तो अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं हम इसके कारण क्या क्या है। अभी हमने बात की थी कोरियोलिसिस इफेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लैनेट रोटेट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस पर ना एक आभासी बल कार्य करता है, ठीक है, उसकी रोटेटरी की वजह से। तो वो क्या कहलाता है, कोरियोलिसिस बल कहलाता है। और उसको हम बोलते हैं क्या, कोरियोलिसिस इफेक्ट, ठीक है। वो भी जिम्मेदार होता है जल और वायु दोनों में क्या हो जाता है, जिसकी वजह से भ्रमलिप्ता हो जाता है, कन्फ्यूजिया आ जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजिया आ जाता है जब वाटर, तो ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। जैसे आपको ऐसे पकड़ के नचा दिया जाए, ठीक है, एक बच्चे को ऐसे पकड़ के घुमा दीजिएगा एक बारी इधर उधर, तो क्या होता है, वो कन्फ्यूजिया आ जाता है और एक जगह घूमने लगता है। तो जस्ट लाइक दैट गायर भी होते हैं, ठीक है। तो गायर आर क्रिएटेड बाय द कोरियोलिसिस इफेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स ओन रोटेशन, ठीक है। तो इसमें जल उसी के प्रभाव में अपने खुद के एक पर्टिकुलर रीजन में रोटेट होने लगता है, ठीक है। तो उन्हें हम गैस बोल देते हैं। कारण तो आपने जान लिया, ठीक है। दिस क्रिएट्स द इफेक्ट ऑफ रोटेशन बाय कंफ्यूजिंग बोथ वाटर एंड एयर, ठीक है। तो ये जल और वायु दोनों जब कन्फ्यूजिया आ जाते हैं तो इस प्रकार का रोटेटरी मोशन स्टार्ट हो जाता है समुद्रों में, ठीक है। बड़े बड़े जल के भंवर ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं गायर। और बनने के कारण भी देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कोरियोलिसिस बल है वो होता क्या है, ठीक है। क्योंकि कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फेरल नाम के एक महान इंसान थे जो ज्योग्राफी में रिसर्च उसर्च पे काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, धरातल पर मुख्य रूप से जो चलने वाली सभी हवाएं हैं, ठीक है, वो पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, दाहिने ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये किधर से, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या होता है, रोटेट होता है, आपको पता है, ठीक है। और सूर्योदय इधर होता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो जब ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है तो सूर्योदय अगर जापान साइड में हो रहा है तो ये इधर को रोटेट होता है। तो हमारे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एक लोकेशन है, लोकेशन का नाम आप बताइएगा, ठीक है। किबुथी करके एक लोकेशन है, वहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है अपने वहाँ, ठीक है। और ठीक है, याद रखिएगा। तो जब ये ऐसे रोटेट होता है तो क्या होता है बताइए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक डायरेक्शन में रोटेट होने की वजह से, जैसे मान लीजिए इधर रोटेट हो रहा है, अगर इसका इक्वेटर है, ठीक है, ये पृथ्वी का इक्वेटर है, चलिए इसको समझ लेते हैं, इक्वेटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में हो तो दाहिने ओर, जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे इस रेखा पे खड़े हैं तो आपका दाहिना क्या होगा, ये होगा। अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आपका दाहिना ये होगा। मतलब अगर देखने की दिशा इधर है और इसका देखने की दिशा उधर है, ठीक है। तो इस तरह समझिएगा कि आप अगर ऐसी स्थिति में खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं और देखने की दिशा इधर है तो आपका दाहिना वाला ये होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस रेखा पे खड़े हैं, देखने की दिशा ये है, तो आपका दाहिना ये होगा। खुद देख लीजिए एक बारी खड़ा होके, इमेजिन करके, ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता है कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में ऐसा होता है कि जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से हवा बहना स्टार्ट हुई तो इधर मुड़ेगी, ठीक है। इस रेखा पर से अगर हवा की दिशा इधर है तो इधर डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये होता है उत्तरी गोलार्ध में।
अब बाईं ओर मुड़ती हैं कहाँ पे, अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ पे कोई खड़ा इंसान हो तो इसके बाईं ओर मुड़ेंगे हवाएं, ठीक है। अगर ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, इधर देख रहा है, अगर उधर से रिटर्न इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, तो उसका बायां क्या होगा, इधर को डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें किसके प्रभाव में होती हैं, कोरियोलिसिस, कोरियोलिस फोर्स के, मैं कोरियोलिसिस बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये क्या है, कोरियोलिसिस, कोरियोलिस फोर्स, ओके। हाँ, कोरियोलिसिस क्यों याद आ रहा है, कुछ तो बात है, कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस, कुछ तो कोई तो वर्ड है जो मेरे दिमाग में स्टक कर गया है, लेकिन ये है कोरियोलिस, ठीक है। तो याद रखिएगा कोरियोलिस बल का प्रभाव और कैसे ये प्रभाव डालता है हवाओं पे, ठीक है। यह नियम बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली अस्थायी पवनें, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर लागू होता है। ये जो नियम है फेरल का, या फिर ये जो प्रभाव आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, बड़े क्षेत्र पर चलने वाली जो अस्थायी पवनें हैं, छोटे चक्रवात जो होते हैं साइक्लोन, उस पर प्रभाव डालता है, और प्रति चक्रवात पे ये अपना नियम कार्य करता है, मतलब ये फेरल का नियम उस पर काम करता है और जो हवाओं का दिशा है मुड़ता है, ठीक है। इस नियम का जो प्रभाव है महासागरीय धाराओं पे, ज्वारीय गतियों पे, रॉकेटों आदि पर भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो पूरा ध्यान में रख के किया जाता है। तो वो इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे भी इंग्लिश भाषी पढ़ के समझें, ठीक है। इसलिए मैंने दे दिया है कि हिंदी अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश को आप एक बारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लिंकअप बना लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी जो महासागरों में कुछ गैस हैं उनके एग्जाम्पल, ठीक है। हिंद महासागर में भी गायर है, ठीक है। तो अपना हिंद महासागर ढूंढिए, इसमें कहाँ पे है, भारत ढूंढ लीजिए, हिंद महासागर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए साउथ पैसिफिक ओशियन का यहाँ पे दिखा रहा है, साउथ पैसिफिक गायर, ठीक है, यहाँ पे साउथ पैसिफिक गायर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। हिंद महासागर में एक गायर है, ठीक है, जो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, दक्षिणावर्त। तो यानी कि जो हिंद महासागर में है वो क्या करता है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन से इधर को रोटेट होता है, ठीक है, हिंद महासागर वाला। और क्या है, उत्तरी अटलांटिक जो जायर है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक गायर में भी, मतलब एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर पूछता है कि कहाँ कहाँ पे हैं, तो हर एक महासागर में गायर हैं, उत्तरी अटलांटिक गायर, ठीक है। ये जो प्रमुख हैं उन्हीं के बारे में लिखा गया है, उत्तरी प्रशांत गायर, दक्षिणी अटलांटिक गायर, दक्षिणी प्रशांत गायर, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब चलिए इसका ना एक बुरा प्रभाव देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ कचरा है, ठीक है, उसको फेंक दिया गया, ओके, समुद्र में फेंक दिया गया। अब जब ये चीज़ें गैस में जाती हैं तो उसमें घूमती रहती हैं, ठीक है, और घूमते घूमते एकत्रित हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। तो ये एज ए महासागर का कूड़ेदान की तरह या ओशियनिक डस्टबिन की तरह कार्य करता है, ठीक है, गायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखा गया है कि हमारे महासागरों के गैर क्षेत्रों में क्या होता है, नासमझी से फेंका गया जो भी बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है, प्लास्टिक वगैरह, है ना, बोतलें, वो क्या होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं और वो घूमती रहती हैं वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, कुछ समीक्षकों के अनुसार इसने हमारे महासागर में कुछ क्षेत्रों को क्या कूड़ेदान के रूप में बना दिया है, ठीक है। और प्रशांत महासागर के एक क्षेत्र को अब महान प्रशांत कूड़ेदान के नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से अगर क्वेश्चन बने तो गायर याद रखिएगा कि गायर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उसे भी समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गायर को समुद्री राक्षस क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब आप ढूंढिएगा। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि उसमें जो चीज़ें फंस जाती हैं ना तो वो फंसी रहती हैं, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक वैसे ही बनी रहती हैं। फिर से आते हैं एक इमेज पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई चीज़ फंस गई, ठीक है, तो यहीं पे ये पड़ी रहेगी, बाहर निकल नहीं पाएगी, इस समुद्री सर्कुलेशन में जो जल का है उसी में फंसी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको समुद्री राक्षस भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए सेशन अगर पसंद आया तो फिर से एक बारी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।